जय हिंद दोस्तों। 1962 में हुए भारत और चीन युद्ध के बारे में तो हम सभी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि भारत को उस युद्ध में काफी कुछ होना पड़ा था। लेकिन मन में एक सवाल हमेशा ये उठता है कि क्या उस समय भारत चीन से कमजोर था या इस युद्ध का हार के पीछे का कारण कुछ और था। हम आज इस वीडियो में कुछ ऐसे जानकारी आप सभी के साथ शेयर करेंगे जिसे देखने के बाद आपको भारतीय सेना पर तो गर्व होगा ही, लेकिन उस समय की सरकार को बिना गाली दिए आपका मन शांत नहीं होगा। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी न्यूज चैनल, वेबसाइट और कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज से जुटाई गई है, इसलिए इसे सरकार या सेना की ऑफिशियल स्टेटमेंट से ना जोड़ें। दोस्तों, 1962 में जब अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के क्षेत्रों में जब भारत और चीन के बीच में युद्ध छिड़ा तो उस समय चीनी सेना भारतीय सेना पर पूरी तरह अचानक से टूट पड़ी और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय सेना को इस प्रकार के किसी भी युद्ध की आशंका नहीं थी। इसलिए भारत चीन सीमा पर सिर्फ कुछ भारतीय सेना की टुकड़ी ही पेट्रोलिंग और निगरानी के लिए मौजूद थी। वहीं दूसरी तरफ चीन की सैनिक पूरी तैयारी के साथ भारतीय सेना पर आक्रमण करना शुरू किया और भारतीय सेना कुछ डिसीजन ले पाती उससे पहले ही चीनी सैनिक भारतीय सैनिक पर हावी हो चुके थे। आप चीनी सैनिकों की तैयारी और आक्रमण करने की रणनीति का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि चीनी और भारतीय सैनिक के संख्याओं का अनुपात 3:1 से भी ज्यादा था, यानी कि एक भारतीय सैनिक पर 3 या 4 चीनी सैनिक, और वे चीनी सैनिक पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार। और दूसरी तरफ भारतीय सेना सिर्फ पेट्रोलिंग करने भर साजो सामान के साथ ही वहां मौजूद थी। उसके बाद जब वहां मौजूद भारतीय सेना ने सरकार को अलर्ट भेजा कि चीन युद्ध छिड़ चुका है और सैनिकों ने रीइंफोर्समेंट और बैकअप का डिमांड किया तो वह भी भेजने में बहुत लेट कर दिया गया। भारतीय सेना बार बार युद्ध के बारे में अलर्ट जारी कर रही, लेकिन भारत सरकार की ओर से यह स्वीकार नहीं किया जा रहा था कि चीन ऐसा कर सकता है, क्योंकि उस समय सरकार हिंदी चीनी भाई भाई का राग अलापे हुए थी। उस समय भारत सरकार हिंदी चीनी भाई भाई की अवधारणा को औपचारिक रूप दे रही थी, जबकि चीन कुछ और ही प्लानिंग कर रहा था। चीन आक्रामक और विस्तारवादी नीति के तहत जब तिब्बत पर जबरदस्ती कब्जा किया था, उस समय भी भारत सरकार ने चीनी के खिलाफ कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। भारत और चीन लगभग एक ही समय पर आजाद हुए थे, इसलिए भारतीय सरकार चीन के साथ मिलकर कार्य करना चाहती थी। भारतीय सरकार के द्वारा सही समय पर फैसला न करने के और अपनी सेना पर भरोसा न करने की वजह से ही चीन लगातार भारत के अंदर घुसता रहा और भारतीय सैनिक पर हावी होता रहा, जबकि भारत सरकार चाहती तो आसानी से चीनियों को वापस खींच सकती थी। दोस्तों, इस युद्ध में हम दोनों सेनाओं की स्ट्रेंथ की बात करें तो युद्ध में कुल 80,000 के करीब चीनी सैनिक मौजूद थे और उन 80,000 चीनी सैनिक के सामने सिर्फ 22,000 भारतीय जवान मोर्चा संभाले हुए थे। यदि आप कैलकुलेशन करते हो तो आप पाओगे कि एक भारतीय सैनिक पर 3 या 4 चीनी सैनिक गोलियां बरसा रहे थे, जिसकी वजह से भारतीय सैनिकों को बहुत ही ज्यादा कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ता। कैजुअलिटीज की रिपोर्ट दोनों देशों ने अपनी अलग अलग पेश की है। वहीं भारतीय सोर्सेस के द्वारा ये रिपोर्ट पेश किया जाता है कि 1383 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और 1696 सैनिक मिसिंग थे तथा लगभग 1047 सैनिक घायल थे, जबकि 3968 भारतीय सैनिक बंदी थे। चीनी सरकार का भी यही कहना है कि 4897 भारतीय सैनिक मारे गए हैं या घायल हैं और 3968 भारतीय सैनिक बंधक है। चीन 4897 सैनिक का आंकड़ा इसलिए दे रहा है क्योंकि युद्ध में सामने वाले देश को ये नहीं पता होता है कि विरोधी देश के कितने सैनिक घायल हैं और कितने सैनिक मारे जा चुके हैं। ये आंकड़ा सिर्फ वही देश बता सकता है जिस देश को कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ा है। वहीं भारतीय सेना के अनुसार 1300 चीनी सैनिक मारे गए हैं, जबकि चीन सरकार का कहना है कि कुल 722 चीनी ही मारे गए हैं और 1697 घायल हैं। चीनी अधिकांश अपनी कैजुअलिटी छुपाता है, इसलिए उसकी रिपोर्ट पर भरोसा करना उतना उचित नहीं होगा। यदि आपको अनुमान लगाना हो तो आप अनुमान लगाने के लिए दोनों देशों द्वारा जो अपनी अपनी कैजुअलिटीज की संख्या बताई गई है उसे आप सत्य मान सकते हैं, क्योंकि माना यह जाता है कि किसी देश को कितना नुकसान हुआ है ये वो देश से बेहतर और कोई नहीं बता सकता। तो आप ये मान सकते हैं कि कुल 1383 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे तथा 1696 मिसिंग थे, लगभग 1047 घायल थे और 3968 भारतीय सैनिक बंधक हो चुके थे। ये भारतीय सरकार की रिपोर्ट है। वहीं चीनी सैनिकों का बात करें तो चीनी सोर्सेस के अनुसार 722 सैनिक मारे जा चुके थे और 1697 चीनी सैनिक घायल थे। दोस्तों, इस युद्ध के होने का कारण ये भी माना जाता है कि भारत ने दलाई लामा को शरण दिया था जब चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया था और दलाई लामा को भारत के द्वारा शरण देने पर चीन काफी नाराज हुआ था। दोस्तों, ये तो हो गई कि 1962 में किन वजहों के कारण भारत को चीन के खिलाफ हार झेलनी पड़ी, जिसमें से एक कारण था युद्ध की कोई तैयारी नहीं, दूसरा चीनी सैनिकों की बड़ी संख्या के सामने मुट्ठी भर भारतीय जवान, और तीसरी मेन कारण कि भारत ने पूरी पोटेंशियल के साथ युद्ध नहीं लड़ा, और चौथा भारत सरकार द्वारा गलत निर्णय। भारत सरकार द्वारा लिया गया गलत निर्णय में से एक था कि भारतीय सरकार ने भारतीय वायुसेना को युद्ध में जाने से रोका। दोस्तों, भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल पूरी तरह खेल पलट सकता था, क्योंकि हिमाचल पर्वत सदियों से भारत और चीन के बीच में एक प्राकृतिक सीमा के रूप में आता है। मंगोल आक्रमण से लेकर सर्बिया की ठंडी हवाओं सभी प्रकार से भारत की रक्षा करता है।
चीन 1959 में तिब्बत पर सैन्य रूप से कब्जा कर लिया था, लेकिन वहां बुनियादी ढांचे की कमी थी। वहां हवाई पट्टियों और हवाई अड्डों की कमी की वजह से चीन के लिए हिमालय की 15,000 फीट की ऊंचाई को पार करके भारत में आकर हमला करना अच्छा विकल्प नहीं था। 15,000 की फीट की ऊंचाई पर पूरी क्षमता के साथ पूरा पेलोड लेकर आज के फाइटर जेट को उड़ना मुश्किल होता है, तो उस समय चीन के लिए ये कार्य करना नामुमकिन प्रकार की बात थी। 1962 में चीन की सेना में सोवियत निर्मित MiG-15, MiG-17 और MiG-19 और कुछ AIL-28 बमवर्षक स्क्वाड्रन थी, जो कि 15,000 फीट की ऊंचाई पर आकर भारत में हमला करने में सक्षम तो थी, लेकिन उन्हें अपने क्षमता से आधा से भी कम हथियार लेकर उड़ना पड़ता। और साथ ही साथ चीनी का कोरियाई सीमाओं पर जापान और ताइवान के साथ में युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। अमेरिका और उसके सहयोगी देश चीन के खिलाफ सख्त रुख अपना रखे थे। इससे ये तो कंफर्म था कि चीन के पास जो भी वायुसेना की शक्ति थी, उस शक्ति का चीन पूरी पोटेंशियल से इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे सभी सीमाओं पर निगरानी रखना था। वहीं भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री को ये डर था कि यदि युद्ध में हम वायुसेना का इस्तेमाल करते हैं तो चीन गुवाहाटी और कोलकाता जैसे नजदीकी शहरों पर हमला कर देगा। जबकि भारत के पास 22 फाइटर जेट स्क्वाड्रन थी, 500 प्लस विमान थे। भारतीय स्क्वाड्रन में हंटर लड़ाकू विमान और कैनबरा बम वर्षक थे। 1960 के समय में सबसे सर्वश्रेष्ठ बम वर्षक में से एक था कैनबरा। भारतीय वायुसेना की ताकत इतनी थी कि वो चीन के अंदर घुसकर कई शहरों को बर्बाद कर सकता था और चीन कुछ नहीं कर पाता। भारतीय सेना के पास ट्रांसटलास्टिक यात्रा करने वाला पहला विमान भी था। इंडियन एयरफोर्स के पास फ्रेंच निर्मित डीसॉल्ट मिस्ट्रो डीसॉल्ट ऑर्गन भी था, जो कि चीन के पास मौजूद नहीं था। साथ ही साथ बुनियादी ढांचे की भी कोई कमी नहीं थी। इतनी पावरफुल एयरफोर्स होने के बाद भी इसका प्रयोग न करना ये दर्शाता है कि एक कथित प्रधानमंत्री को चीन से कितना प्रेम था या फिर उन्हें अपनी सेना पर भरोसा नहीं था। दोस्तों, जिस एयरफोर्स के पास इतनी काबिलियत थी कि वह चीन के अंदर घुसकर चीन के शहरों को राख कर सकता था, उस एयरफोर्स को अपनी ही सीमा की रक्षा करने के लिए ना उतारा गया। ऐसे घातक एयरफोर्स से थल सेनाओं के लिए भोजन और लड़ने के लिए साजो सामान की ढुलाई करवाया जा रहा था। ये भारत सरकार की सुरक्षा नीति की सबसे गंदी सोच थी। दोस्तों, अब बात ये आती है कि क्या बिना एयरफोर्स के इस्तेमाल किए भारतीय सेना युद्ध नहीं जीत सकती थी? तो इसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको 1967 की लड़ाई के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। 1967 में भारत और चीन के बीच नाथुला में झड़प हुई थी, जिसमें 4 दिन के युद्ध में 340 से अधिक चीनी सैनिक को भारतीय सैनिक द्वारा मार गिराया गया था। वही भारत के 88 सैनिक शहीद हुए थे। 1962 और 1967 के युद्ध के बीच में फर्क बस इतना था कि भारत को ये समझ आ चुका था कि चीन दुश्मन है, ना कि दोस्त। और एक प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और रक्षा सलाहकारों का भी परिवर्तन था, जिसकी वजह से भारतीय सेना तैयार थी और भारतीय सेना को भारतीय सरकार का भी सपोर्ट था तथा प्रोत्साहन भी मिला था। जबकि 1962 में एक समय में सैनिकों से ये बोला गया था कि पीछे हट जाओ। दोस्तों, मेरे रिसर्च में मुझे ये समझ में आता है कि भारत ने 1962 में इसलिए युद्ध हारा था क्योंकि भारत सरकार मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार थी कि हमें युद्ध नहीं करना है। यदि वह युद्ध करना और जितना चाहते तो एयरफोर्स को जरूर युद्ध में भाग लेने देती। बाकी आपका क्या कहना है इस युद्ध के बारे में? आपके हिसाब से मुख्य कारण क्या था इस युद्ध के हारने का? कमेंट जरूर करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे। जय हिंद, वंदे मातरम।